एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं हीमोफीलिया के बारे में। तो हीमोफीलिया की बात करेंगे उससे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए। आपको पहले तो पता होगा पर फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार। ये रिसेसिव और डोमिनेंट वाला टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें। तो रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो रिसेसिव ट्रेट वो ट्रेट होता है जो हर जनरेशन जो होती है, जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो हर जनरेशन में वो डिजीज़ नहीं दिखती है, ठीक है। गैप होती है जनरेशन में। जैसे कि मान लीजिए मदर फादर हैं तो मदर के अंदर डिजीज़ नहीं है पर वो क्या है, करियर है, ठीक है। यानी कि वो वाहक है किसी डिजीज़ का, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है, अपने बच्चों में ट्रांसमिट कर सकती है ये डिजीज़। तो हो सकता है इन जनरेशन में ना ट्रांसफ़र हो, ये वाली जो लड़की हो इसके ये रिसेसिव हो तो अगले जनरेशन में ये ट्रांसफ़र करेगी। यानी कि इसमें क्या होता है, जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो हर जनरेशन में ज़रूरी नहीं है कि रिसेसिव ट्रेट वाली जो डिजीज़ हो वो दिखे, पर डोमिनेंट ट्रेट वाली जो डिजीज़ होती है वो हर जनरेशन में दिखती है विदाउट गैप, ठीक है। तो अब आप ये देखो इंट्रोडक्शन क्या है हीमोफीलिया का। तो हीमोस का मतलब क्या होता है, ब्लड होता है, और फीलिया का मतलब होता है फैमिली। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ को इंडिकेट कर रहा है। हीमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। यानी कि जब रिसेसिव डिजीज़ है इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हर जनरेशन में दिखे। हो सकता है कि कोई इसका कैरियर हो, जैसे कि फीमेल्स जो होती हैं इसकी कैरियर होती हैं। अगर सिर्फ एक्स पे पाया जाता है, तो अगर एक्स 2 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के अंदर, तो अगर मान लीजिए कि रिसेसिव ट्रेट है तो सिर्फ एक एक्स पे आपका हीमोफिलिक फैक्टर होगा तो वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है। अगर डोमिनेंट ट्रेट होता तो एक अगर जीन भी होती हीमोफीलिया के तो वो नज़र आती, ठीक है, जनरेशन में। अब बात करते हैं इंसिडेंट की। तो इंसिडेंट क्या है, एस्टिमेटेड फ्रिक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली 1 पर 10,000 लाइव बर्थ में ये देखने के लिए मिलेगा। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो हीमोफीलिया क्या है, जेनेटिक डिटरमाइंड कॉन्जेनाइटल कोआगुलेशन डिसऑर्डर है। यानी कि कोआगुलेशन में प्रॉब्लम आती है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में क्या होता है, डिफिशियंसी पाई जाती है। कोआगुलेशन फैक्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, कोआगुलेशन फैक्टर मेनली डिफिशियंसी कहाँ पे होती है, कौन से कोआगुलेशन फैक्टर में, तो 8 नंबर पे, 9 नंबर पे और 11 नंबर वाले कोआगुलेशन फैक्टर पे डिफिशियंसी पाई जाती है। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो 8 पे हमारा, हम लोगों ने निमोनिक भी याद किया था, तो 8 पे होता है हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9 वाला होता है हमारा क्रिसमस फैक्टर, और 11 होता है हमारा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है। तो ये आई होप सो याद होंगे आपको। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि ये डिफिशियंसी किस लिए होती है, म्यूटेशन की वजह से, या रिस्पेक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर जीन पे क्या हो गया, म्यूटेशन हो गई है, उसकी वजह से डिफिशियंसी हो गई है हमारे कोआगुलेशन फैक्टर 8 में, 9 में और 11 में, ठीक है। उसकी वजह से हीमोफीलिया हो रहा है हमें। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में देखिए हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, यानी कि 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। हीमोफीलिया ए क्या है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। जैसे कि मैंने बताया आपको, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, ये किस वजह से हो रहा है, फैक्टर 8 की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। कोआगुलेशन फैक्टर 8 की डिफिशियंसी हुई है, डिसऑर्डर हुआ वहाँ पे, तो इसलिए हीमोफीलिया ए होता है। और इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, 80% जितने भी हीमोफीलिया होते हैं उसमें ज़्यादातर हीमोफीलिया ए ही होता है। हीमोफीलिया बी की बात कर लेते हैं। तो ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जिसमें फैक्टर 9 की डिफिशियंसी होती है। यहाँ पे क्या हो रहा था, हीमोफीलिया ए में 8 की डिफिशियंसी हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पे 9 की डिफिशियंसी हो रही है। दैट मीन्स कि क्रिसमस फैक्टर की डिफिशियंसी हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर बात कर लेते हैं हीमोफीलिया सी की। तो हीमोफीलिया सी भी क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑटोसोम्स पे पाया जाता है इसका जीन। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये फैक्टर जब भी एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड बोलेंगे, एक्स लिंक्ड का मतलब क्या है, एक्स वाले जीन पे कोडेड है हीमोफीलिया वाली इन्फॉर्मेशन, और वाई लिंक तो वाई पे कोडेड है। सेक्स क्रोमोसोम सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, तो यानी कि एक्स और वाई से एसोसिएटेड है, ठीक है, जो क्रोमोसोम पढ़ते हैं ना। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि ऑटोसोम्स पे पाया जाएगा इसका इन्फॉर्मेशन। तो फैक्टर अगर 11 एब्सेंट है या उसमें डिसऑर्डर डिफिशियंसी है तो ये होगा हीमोफीलिया सी। ये लीस्ट कॉमन होता है, 2 to 3% ही। अगर हीमोफीलिया का कोई पेशेंट आ रहा है तो उसमें 2-3% चांसेस होते हैं कि हीमोफीलिया सी हो उसको। कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। तो कॉज क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, मटेरियल फैक्टर हो सकता है, कोई लो क्लॉटिंग फैक्टर लेवल है, या फिर एब्सेंस क्लॉटिंग फैक्टर है, कैंसर हो सकता है, कोई ड्रग रिएक्शन हुआ है बच्चे को, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, उसकी वजह से भी हीमोफीलिया हो जाता है। अब बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की। तो आप ये देखो, बस थोड़े से 2-3 चीज़ें बताऊंगी। हीमोफीलिया का अगर मान लीजिए एक जीन
फीमेल पे प्रेजेंट है, यानी कि ये मदर हो गई हमारी, ठीक है, और ये क्या है, वाहक मदर है, यानी कि कैरियर मदर है, कैरियर फीमेल है। इसमें क्या होगा, ये सिर्फ वाहक होगी, ये इसने हीमोफीलिया का जीन इसके पास है, लेकिन इसके ऊपर कैरेक्टर जो क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी वो शो नहीं होगी, यानी कि जो डिसऑर्डर है वो उसके ऊपर एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि एक रिसेसिव ट्रेट है। पर ये क्या होगी, कैरियर है तो ट्रांसफ़र कर सकती है, हीमोफीलिया फैक्टर को ट्रांसफ़र कर सकती है। ये हमारा जो है ये नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल है, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है बॉयज़ के अंदर या मेल के अंदर, तो अगर मान लीजिए ये रिसेसिव ट्रेट, इसके ऊपर हीमोफीलिया का रिसेसिव ट्रेट अगर आ गया, तो ये क्या होगा, ये अफेक्टेड हो जाएगा, अफेक्टेड मेल होगा ये, ठीक है। और फीमेल जब अफेक्टेड होगी, जब दोनों पे हमारे अफेक्टेड जीन प्रेजेंट होंगे, हीमोफीलिया के जीन्स प्रेजेंट होंगे, तभी ये अफेक्टेड फीमेल होगी। अगर दोनों पे प्रेजेंट है तो अफेक्टेड है, एक एक्स पे प्रेजेंट है अगर हीमोफीलिया का जीन, तो क्या है, कैरियर फीमेल है। एक्स वाई अगर मान लीजिए एक भी इस एक्स पे नहीं प्रेजेंट है तभी नॉर्मल मेल बनेगा, अगर एक पे भी हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है तो मेल अफेक्टेड होगा। अब ये क्या है, अफेक्टेड फीमेल है, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये क्या दिखा रहे हैं कि हमारे अगर मान लीजिए नॉर्मल मेल है और किसी कैरियर फीमेल से उसकी शादी होती है, तो हमारी कैरियर फीमेल होने के 25% चांसेस होते हैं और अफेक्टेड मेल होने के 25% चांसेस होते हैं, बाकी 50% बच्चे नॉर्मल होंगे। सेम ऐसे ये है, देखिए अगर मान लीजिए कि अफेक्टेड मेल है हमारा, नॉर्मल फीमेल है, तो जो अफेक्टेड मेल होता है हमेशा ये ट्रांसमिट करता है फीमेल चाइल्ड में अपने क्रोमोसोम्स को। तो एक पे होगा तो दोनों जो बच्चे होंगे, यानी कि 100% जो फीमेल चाइल्ड होगी वो कैरियर होगी, जबकि हमारे मेल जो दोनों जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, 100% मेल नॉर्मल होंगे इस केस में। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए कि अफेक्टेड मेल है और कैरियर फीमेल है, तो 25% जो फीमेल चाइल्ड होगी वो अफेक्टेड होगी और 25% जो होगी वो कैरियर होगी, वाहक होगी, यानी कि, और 25% मेल चाइल्ड अफेक्टेड होंगे और 25% ही चांसेस होगा कि नॉर्मल मेल चाइल्ड हो, ठीक है। तो ये तीनों पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं हमारे हीमोफीलिया के। अब बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो आप ये देखो, बहुत ही सिंपल है, इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हो गया है, प्लेटलेट प्लग बना हुआ है, और हीमोफीलिया ए या बी कोई भी प्रेजेंट होगा तो डिलेड फाइब्रिन क्लॉट होगा, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होगी। तो ये देखने के लिए मिलेगा हमें हीमोफीलिया के अंदर। अब आप ये देखो क्लिनिकल फीचर, ये साइन एंड सिम्टम्स की बात अगर करते हैं तो हेमेटोमा हो जाएगा आफ्टर इंजेक्शन, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी है। ब्लीडिंग होगी सर्कमसीजन के बाद, यानी कोई भी कट होगा तो ब्लीडिंग होगी। स्पॉन्टेनियस नोज ब्लीडिंग होने लगेगी अगर सीवियर हीमोफीलिया का केस है तो। हैवी ब्लीडिंग होगी अगर स्मॉल कट भी होता है तो। फिर हेमाआर्थ्रोसिस यानी कि जॉइंट्स में हैमरेज होगी, ब्लीडिंग होगी। पेन होगा, स्वेलिंग होगी, लिमिटेड मूवमेंट्स रहेगा एल्बो का, नी का और एंकल जॉइंट्स का। मसल स्टिफनेस देखने के लिए मिलेगी, वार्म टू टच देखने के लिए मिलेगा, मसल स्वेलिंग, टिंगलिंग, नंबनेस या अनेबल टू स्ट्रेंथन आर्म एंड लेग देखने के लिए मिलेगा। एक्सेसिव प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगी। फॉलोइंग मेजर ट्रामा, अगर मेजर ट्रामा हो जाता है तो एक्सेसिव प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी। स्पॉन्टेनियस हीमोट्यूरिया देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। साइन ऑफ इंट्राक्रैनियल हैमरेज, इंट्राक्रैनियल हैमरेज के साइन जैसे कि वॉमिटिंग, हेडेक, कन्फ्यूजन एंड कन्वल्जन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये दिखाया नहीं मैंने, देख लीजिए, ठीक है। इंट्राक्रैनियल हैमरेज के साइन देखने के लिए मिलेंगे। डायग्नोसिस क्या करेंगे हम, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद प्लेटलेट काउंट करेंगे, यूजुअली नॉर्मल आएगा। ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करेंगे हम। एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करेंगे, प्रोलॉन्ग देखने के लिए मिलेगा। कोगुलेशन टाइम इंक्रीज होगा हमारा। फैक्टर 8 या 9 का ऐसे कराएंगे हम। अब हम बात कर लेते हैं सीवियरिटी ऑफ हीमोफीलिया की। तो माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट और सीवियर हो सकता है। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिविटी 6 to 30% है, ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, अगर मेजर ट्रामा हो रहा है या सर्जरी हो रही है तब, या फिर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग अगर हमें रेयर देखने के लिए मिल रही है, तो यानी कि हीमोफीलिया का जो केस है वो माइल्ड है। मॉडरेट कब कहेंगे, अगर क्लॉटिंग फैक्टर की एक्टिविटी 1 to 5% है, ओकेशनल कभी कभी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जा रही है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग माइनर ट्रामा या सर्जरी के साथ हो रही है, प्लस ये हो सकता है सीवियर केस में क्या होगा आपका, तो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिविटी जो होगी लेस देन 1% होगी, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगी जॉइंट्स में और या मसल्स में। प्रीडोमिनेंटली एब्सेंस होगा जो आइडेंटिफिएबल हीमोस्टैटिक
चैलेंज होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो ब्लीडिंग से प्रिवेंशन करेंगे एंड जॉइंट डैमेज को प्रिवेंट करेंगे, प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट करेंगे ब्लीडिंग का, मैनेजमेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशन का, और क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्लेस करने के लिए कुछ मेडिसिन जो आई हैं वो दे सकते हैं। इसमें डेस्मोप्रेसिन है, ये क्या करता है, बॉडी को स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज करें। ये हम आईवी या नजल स्प्रे के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इमिसाजुमैब होता है, इसको हम हेमलिब्रा के नाम से जानते हैं, जो कि ब्लीडिंग एपिसोड्स को प्रिवेंट करता है। फर्स्ट एड, अगर माइनर कट हो जाता है तो उसका हम फर्स्ट एड देंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। अगर रिसेसिव डोमिनेंट में अभी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं इसका अलग से वीडियो डाल दूंगी कि ये चीज़ हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, कैसे हम जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन या फिर रिसेसिव या डोमिनेंट ट्रेट्स को पता करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में कैसे शिफ्ट होगा या नहीं होगा। तो आई होप सो कि वीडियो क्लियर हुई होगी, ओवरऑल आपको समझ में आया होगा हीमोफीलिया अच्छी तरह से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।